हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। सो गाइस, आज हम 2023 के सर्वाइवल थ्रिलर स्पेनिश फिल्म सोसाइटी ऑफ द स्नो देखने वाले हैं, जिसे डायरेक्ट किया था जे.ए. बयोना। गाइस, इस स्टोरी की खास बात अगर मैं बताऊं तो मुझे इसमें कैरेक्टर्स की हिम्मत काफी अच्छी लगी कि इतनी मुश्किल हालात में भी इन्होंने हार नहीं मानी और आखिरी तक लड़ते रहे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मूवी बताने के लिए, इसलिए विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द मूवी। कहानी की शुरुआत होती है नरेटर की वॉइस से, जहां वो बताते हैं कि 13 अक्टूबर 1972 में एक अर्गयन एयरफोर्स फ्लाइट 571 क्रैश होता है बर्फीली पहाड़ों पर, जिसमें 45 पैसेंजर्स और 2 क्रू मेंबर्स थे। नरेटर ये भी बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए फ्लैशबैक में जाना होगा। एंड इसी के साथ हम आते हैं पास्ट में, जहां एक अमेरिकन फुटबॉल गेम चल रहा होता है। हमारी मुलाकात होती है एक टीम से, जिसमें रोबातो नाम का लड़का बॉल लेके जा रहा होता है, जो टीम लीडर मार्सेलो के बोलने पर भी बॉल पास नहीं करता, जिसके चलते वो मैच हार जाते हैं। ड्रेसिंग रूम में सभी इस चीज के लिए रोबोतो को बोलते हैं कि तभी वहाँ मार्सेलो भी आता है और वो भी रोबोतो को इस बारे में बोलता है। खैर, उसके बाद मार्सेलो बोलता है कि अगर सैंटियागो की ट्रिप में जाना है तो आज पैसा दे दो, क्योंकि आज आखिरी दिन है। इस ट्रिप में डैनियल नाम के लड़के की तरफ से उसके कजिन्स आ रहे थे और गस्तौर नाम के लड़के से कुछ दोस्त आ रहे थे, सिवाय एक के। सीन शिफ्ट होता है एंड हम होते हैं एक चर्च में, जहां हमारी मुलाकात होती है नुमा से, जो अपने दोस्तों द्वारा पास किया हुआ एक नोट उसे मिलता है, जिसमें ट्रिप में आने के लिए बोला जाता है। चर्च की प्रेयर खत्म होने के बाद पाचो, गुस्तार और बाकी सब नुमा को मनाते हैं ट्रिप में आने के लिए, क्योंकि नुमा गेम देखने या खेलने में इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो ट्रिप में नहीं आना चाहता था। खैर, नुमा सोच के बताऊंगा करके बोलता है। शाम हो जाती है और हम देखते हैं कि नुमा अपने घर आता है और अपने रूम में बैठ के सोचता है कि ट्रिप में जाना चाहिए या नहीं। थोड़ी देर के सोचने के बाद नुमा जाने का डिसाइड करता है। सुबह होती है एंड हम देखते हैं कि सभी लोग एयरपोर्ट में आते हैं और मार्सेलो सबका काउंट करता है। सभी लोग प्लेन में जाने से पहले एक पिक खींचते हैं और नुमा के कैमरे में कैप्चर होता है। देन हम देखते हैं कि पूरे मेंबर्स फ्लाइट में एंजॉय करते हैं, फोटो वगैरह खींच रहे होते हैं कि अचानक प्लेन अलग ढंग से शेक करने लगता है, जिसके चलते सभी लोग अपना सीट बेल्ट लगा लेते हैं। नुमा बिल्कुल भी नॉर्मल फील नहीं कर रहा था और यहाँ क्रू मेंबर्स प्लेन को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बर्फीले पहाड़ों में पहुँचते हैं, प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और तेजी से नीचे गिर जाता है। इतने खतरनाक तरीके से प्लेन क्रैश होता है कि मैक्सिमम लोग उस प्लेन में फंस जाते हैं और कुछ की तो ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, जिसमें क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। हालांकि मेन क्रू मेंबर मरने से पहले रोबोतो, पाचो और रुमा के सामने बोलता है कि हमने क्रूशियो पास कर लिया है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ये बोलकर वो पायलट अपना दम तोड़ देता है। दरअसल नुमा और बाकी सब हेल्प मांगने के लिए क्रू कैबिन में रखा रेडियो का यूज करने आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली रेडियो काम नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेंबर्स में से नर्स भी थे, जो सबको सही सलामत प्लेन से बाहर निकालने का काम कर रहे थे, जिसमें कुछ लोग उनकी मदद कर रहे थे। एनीवे, रात हो जाती है और टेम्परेचर -30 पे चले जाता है, जिससे सभी लोग प्लेन के टूटे हिस्से में एक दूसरे से सट के बैठे हुए थे और जिन्हें चोट लगी थी उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब रहती है। बट जैसे तैसे रात गुजर जाती है। सुबह उठ के सब देखते हैं कि ऑलमोस्ट 3 से 4 लोग तो ठंड के चलते मर गए थे और कुछ लोग तो क्रैश के वक्त ही प्लेन से गिर के मर चुके थे। मार्सेलो और बाकी सब प्लेन से बाहर आकर डिस्कस करते हैं कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, और इसके लिए सबसे पहले वो लोग प्लेन में जगह बनाते हैं, जिसमें वो डेड बॉडीज को बाहर करते हैं और साथ ही प्लेन के सीट्स निकाल कर तोड़ते हैं ताकि उनका सही से यूज हो। प्लस जितना भी खाना उनके पास रखा था उन सबको एक बैग में रखते हैं और इक्वली सब में बांट देते हैं। इस तरह एक और भयानक रात निकल जाती है। अगले दिन मेंबर्स में से एक नांदो नाम के लड़के को होश आता है, रोबोटो से संभालता है, और अब क्योंकि नांदो की बहन और उसकी मॉम भी ट्रिप में आई हुई थी, इसलिए नांदो अपनी बहन सूजी, जो बेहोश हुई थी, उसके पास जाकर बैठता है और अपनी मॉम के बारे में पूछता है। रोबोटो उसे बताता है कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही और उन लोग 3 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं। ये सुनकर नांदो एकदम अपसेट होता है और एयरपोर्ट में अपने डैड के साथ किया हुआ वादा याद करता है। एनीवे, सब लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में उन्हें एक प्लेन की आवाज आती है। बिना वक्त गवाए वो सभी चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं था, क्योंकि इतनी ऊंचाइयों से रेस्क्यू टीम भी उन्हें नहीं देख पाती और उनकी आवाज नहीं सुन पाती। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीट में जितनी भी सीट बेल्ट्स थी उनका यूज करके एक पलंग सा बनाते हैं, ताकि जिन्हें चोट लगी हुई थी वो उस पे बैठा सके। अब क्योंकि रेस्क्यू टीम प्लेन से उन्हें खोज रही थी, इसलिए मार्सेलो उन्हें हिम्मत ना हारने के लिए बोलता है और रेस्क्यू टीम के नजरों में आने के लिए एक बहुत बड़ा क्रॉस बनाता है बैग से। बट रोबोतो कहता है कि इन सब से कुछ नहीं होगा। तभी नुमा याद दिलाता है कि प्लेन की पिछला हिस्सा जो अलग हो गया है उसमें बैटरीज है, जिससे रेडियो ठीक करके उससे मदद बुलाने में आसानी होगी। दैट्स व्हाई ग्रुप के 4 मेंबर्स यानी नुमा,
नूमा, रोबोतो और बाकी दो के साथ आगे बढ़ते हैं कि फीटू बोलता है कि यहाँ से कुछ दिखाई नहीं देगा। इट मीन्स रेस्क्यू टीम भी नहीं देख पाई होगी। वो लोग नाउम्मीद होकर वापस चले जाते हैं और इस तरह 6 दिन पास हो चुके थे एंड अनफॉर्चुनेटली कोई भी उन्हें बचाने अभी तक नहीं आया था। दिन इतने ज्यादा बीत चुके थे कि खाने के लिए भी कुछ नहीं था। सबको इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि कुछ लोग इंक्लूडिंग नांदो, रोबातो, फीतो बाहर पड़ी डेड बॉडीज को खाने की बात करते और बाकी के कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे क्योंकि ऐसा करना गुनाह है। प्लस ऑफिशियली देखा जाए तो हमें उनकी परमिशन चाहिए जो अब पॉसिबल नहीं है। सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि सभी लोग भूख से इतना परेशान हो गए थे कि फीतो, रोबोतो और बाकी सब परमिशन देते हैं और कोई भी उनकी बॉडी मरने के बाद खा सकता है। ये कहकर बाकी सब विंडो के टूटे हुए ग्लास लेकर बाहर रखी बॉडी को काट के खाने लगते हैं। लेकिन अभी भी मार्सेलो, नूमा, लिलियाना और उसका हस्बैंड ज़ेवियर नहीं जाते क्योंकि उनका मानना था कि ये सब गलत है और ऐसा करना सही नहीं है। दिन ऐसे निकल रहे थे कि अचानक कुछ मेंबर्स को सूटकेस मिलता है। खोल के देखने पर उन्हें एक छोटा रेडियो मिलता है जिससे वो वायर्स और एंटीना के थ्रू उन्हें एक बुरी खबर सुनाई देती है कि अब रेस्क्यू टीम सर्च नहीं करेगी क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से 10 दिन पूरे हो चुके थे और अब अगले साल ही प्लेन का मलबा को ढूंढा जाएगा। ये सुनकर सभी एकदम दुखी होते हैं जिससे मार्सेलो भी परेशान हो जाता है और नूमा को देखते हुए बोलता है कि जो है वो खा लो। बट नूमा अभी भी नहीं खाता और गुस्तावो और मस्कलिस के साथ अगेन पहाड़ चढ़ता है ताकि वो लोग प्लेन का दूसरा हिस्सा ढूंढकर यहाँ से निकल सके। वो तीनों इतनी दूर निकल चुके थे कि उन्हें रात बाहर ही गुजारनी पड़ी। रात को इतनी भयानक तूफान चल रहा होता है कि सुबह होते ही हम देखते हैं कि वो तीनों बर्फ में अंदर दब चुके थे पर लकीली उन्हें कुछ नहीं होता और जैसे तैसे वो लोग वापस अपने एरिया में आ जाते हैं। रोबोतो और नांदो उन तीनों का ख्याल रखते हैं और उन्हें खाने के लिए वही डेड बॉडीज का मांस देते हैं। ना चाहते हुए भी नूमा उसे ले लेता है और उसे खाने की कोशिश करता है। आप सबको बता दूं कि नूमा ही हमारा नरेटर है। एनीवे, बैक टू मूवी। नांदो नूमा से पूछता है कि वहाँ ऊपर पहाड़ के उस पार कुछ देखा तुमने? इस पे नूमा ना जवाब देता है बट स्टिल नांदो को यकीन था कि उसके पीछे चिली है, इसलिए वो ऊपर जाने के लिए घंटों तक प्रैक्टिस करता रहा। दिन बीतता और हम देखते हैं कि 17 दिन पास हो चुके थे बट अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं था। तूफान की वजह से सभी मेंबर्स प्लेन के अंदर ही बैठकर आपस में गुड टाइम स्पेंड कर रहे थे कि अचानक बहुत सारा बर्फ कांच तोड़कर अंदर आ गए जिससे सभी बर्फ के अंदर फंस गए थे। धीरे धीरे सब एक दूसरे को बाहर निकाल ही रहे थे जहां हमें पता चलता है कि ज़ेवियर की वाइफ लिलियाना मर चुकी है। कोका जैसे और भी कुछ मेंबर्स मर चुके थे। सब अपने आप को संभाल ही रहे थे कि अचानक फिर से एक आवाज आती है और बहुत सारा बर्फ प्लेन को ढक लेती है एंड अगेन हम देखते हैं कि सभी अपने आप को बर्फ से बाहर करते हैं एंड नेम्स अनाउंस करते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि मार्सेलो भी मर चुका है। सभी लोग अंदर वेट करते हैं तूफान थमने का कि अगेन सबको भूख लगने लगती है। ना चाहते हुए भी रोबोतो अंदर रखी लाश जो साइड में रख दी थी दोबारा उसे काटता है और सब में बांट देता है। ये सब देखकर नूमा आउट ऑफ कंट्रोल होता है क्योंकि ये लाशें इस बार अपने लोगों की ही थी, इसलिए वो बाहर जाने की जिद करता है और प्लेन का कांच तोड़ता है जिसके चलते उसके पैर में चोट भी लग जाती है। लेकिन फिर भी वो विंडो तोड़ देता है और देखता है कि आसमान साफ हो चुका है। सभी ये जानकर प्लेन से बाहर आते हैं और प्लेन के आजू बाजू बची बर्फ को हटाने लगते हैं। देन हम देखते हैं कि नूमा आर्तुरो और वास्को से बात करता है जहां आर्तुरो बोलता है कि उसे यहाँ सब में भगवान दिखता है जैसे कि रोबोतो पर क्योंकि वो उसके जख्मों का इलाज करता है, नांदो पर जो सबके लिए मिलो चलता है, डैनियल पर भी जो सभी मांसों को काटता है पहाड़ों के पीछे ताकि किसी को पता न चले, और फीटो पर जो खाना देता है बिना बताए कि ये किसका मांस है। ये सब सुनकर नूमा थोड़े देर के लिए शांत हो जाता है। एनीवे, इसके बाद हम देखते हैं कि आर्तुरो की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि उसके लंग्स में पानी भर गया था और 1-2 दिन में उसकी मौत हो जाती है। सभी ये देखकर एकदम अपसेट होते हैं और खुद को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी मुसीबत टली नहीं थी, इसलिए रोबोतो, नांदो, नूमा और राओ प्लेन के दूसरे हिस्सों को खोजने जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद अचानक नूमा लुढ़क कर गिर जाता है और रोबोतो देखता है कि नूमा के पैर में लगी चोट की वजह से उसे इन्फेक्शन हो गया, इसलिए रोबोतो वापस जाने का डिसाइड करता है। बट नूमा उन्हें आगे जाने के लिए बोलता है और खुद वापस प्लेन में आकर सो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि नूमा अपनी आंखें खोलता है तो उसे दिखाई देता है कि रोबोतो वास्को को संभालने की कोशिश करता है बट अनफॉर्चुनेटली उसकी भी मौत हो जाती है जिससे सब एक बार फिर से दुखी हो जाते हैं। नूमा सब कुछ ठीक करना चाहता था बट फिर भी इन्फेक्शन की वजह से वो चल नहीं सकता और वो ये बात ज़ेवियर को बताता है। सारी बातें सुनने के बाद ज़ेवियर लिलियाना के बारे में बोलकर नूमा को हार नहीं मानने और मोटिवेट रहने के लिए बोलता है।
सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नुमा नींद से उठता है तो उसके सामने नांदो बैठा हुआ रहता है, जो उसे बोलता है कि सभी कह रहे हैं कि तुम आलसी हो चुके हो, तुम्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए। कन्वर्सेशन आगे बढ़ता है। नांदो बताता है कि उन तीनों को पहाड़ के पीछे प्लेन का आधा हिस्सा मिला, जहाँ से उन्हें बैटरीज मिली, सूटकेस मिली जिसमें कपड़े, अल्कोहल्स और खाने के लिए कुछ चॉकलेट्स भी थे। अब क्योंकि रोबोटों को लग रहा था कि रॉय रेडियो ठीक किया था, मे बी वो प्लेन का रेडियो भी ठीक कर दे, इसलिए वो लोग दोबारा जाने वाले थे। ये सब बताते वक्त नांदो नुमा को चॉकलेट देता है और वहाँ से चले जाता है। नुमा प्लेन में बैठकर विंडो से सबको अपना काम करते हुए देखता है, जिससे उसे काफी बुरा लगने लग जाता है क्योंकि वो उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। इससे भी बुरी बात ये थी कि नुमा पहले से भी ज्यादा वीक हो चुका था। अगली सुबह हम देखते हैं कि रॉय प्लेन में मिले बैटरीज के थ्रू रेडियो ठीक करता है, बट उससे कोई फायदा नहीं था। अब बस एक ही रास्ता रहता है जो कि नांदो का आइडिया है, यानी पहाड़ों को क्रॉस करते हुए चिली जाने का। प्लेन के आधे हिस्से से मिला सामान में कई सारे फैब्रिक मिलते हैं, जिसके चलते वो लोग एक स्लीपिंग बैग बनाते हैं। रेडियो के थ्रू उन्हें पता चल जाता है कि गवर्नमेंट फिर से उन्हें खोजने का प्लान कर रही है, इसलिए रोबोटो बोलता है कि हमें रुकना चाहिए, लेकिन सभी बोलते हैं कि ऐसा करना सही नहीं रहेगा क्योंकि इससे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए ये बेटर है कि हम आगे बढ़े चिले की ओर। ये सुनकर रोबोटो गुस्सा हो जाता है और स्लीपिंग बैग को आधा फाड़ कर चला जाता है और नांदो उसे मनाने जाता है। उसी दिन हम देखते हैं कि सभी आखिरी बार फोटो लेते हैं और थोड़े देर के लिए सभी एंजॉय करने लगते हैं। बट बुरी बात ये रहती है कि नुमा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ताजुब की बात ये थी कि ये बात वो जानता था, इसलिए वो नांदो से उसकी बॉडी यूज करने का परमिशन देता है। उसी रात रोबोटो नुमा का ख्याल रखता है और अगली सुबह हम देखते हैं कि नुमा, हमारा नरेटर, मर चुका रहता है। सभी लोग ये देखकर एकदम दुखी होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो हार नहीं मानते। रोबोटो और नांदो और रॉय अगेन एक लंबा सफर तय करने का डिसाइड करते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें पहाड़ों के पार चिल्ली दिखेगा। वो पूरे दिन चढ़ाई करते रहते हैं और रात में स्लीपिंग बैग में सोकर खुद को ठंड से बचाते हैं। एक दो दिन चलने के बाद वो माउंटेन के टॉप में पहुंचते हैं कि उन्हें अगेन पहाड़ी दिखाई देता है, जिससे रोबोटो और रॉय की हिम्मत टूट जाती है। लेकिन फिर भी नांदो उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए बोलता है, क्योंकि अब आगे के पहाड़ में बर्फ कम थी और एक पतला रास्ता भी दिखाई दे रहा था, जो एक नई उम्मीद थी। खाने की कमी की वजह से रॉय वापस प्लेन में जाने का डिसाइड करता है और सबको खबर बताता है कि रोबोटो और नांदो क्या करने वाले हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोबोटो और नांदो आगे बढ़ते रहते हैं और लगातार चलते रहते हैं। इतनी स्ट्रगल के बाद उन्हें एक रिवर दिखाई देती है और सरप्राइजिंगली रिवर के उस पार एक आदमी घोड़े में सवार होकर खड़ा हुआ रहता है। दोनों जोर से चिल्लाते हैं, जिससे वो आदमी उन्हें देख लेता है और पत्थर में पेपर बांधकर उनकी तरफ फेंकता है ताकि वो लिख के बताए कि वो क्या कहना चाहते हैं। रोबोटो उसे लिख के बताता है और वो आदमी उन्हें खाना वगैरह देता है और पुलिस को इनके बारे में बता देता है। खबर मिलते ही पुलिस मैप में मार्क करते हैं और तुरंत रेस्क्यू टीम उस रिवर तक पहुंचती है और कैंप लगा देती है। इधर प्लेन में रेडियो के थ्रू सबको पता चल गया था कि रेस्क्यू टीम आने वाली है, इसलिए वो खुद की हालत ठीक करते हैं और सामान वगैरह पैक करते रहते हैं। यहाँ हेलीकॉप्टर भी आ चुका था, जिसमें नांदो और रोबोटो उसी जगह लेके जाते हैं जहाँ उनके दोस्त फंसे हुए थे, और देखते ही देखते 2 हेलीकॉप्टर वहाँ आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग एकदम खुश होकर उसकी तरफ भागने लगते हैं। धीरे धीरे करके सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और रेस्क्यू टीम उन्हें अपने शहर के हॉस्पिटल में लेके चले जाते हैं। हॉस्पिटल में मीडिया वाले और बहुत से लोग उन्हें हीरोज मान रहे थे, क्योंकि वो लोग मौत से बच के आए हुए थे। सभी मेंबर्स के पेरेंट्स भी उन्हें गले लगाते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ सबको नहलाते हैं और उनका कपड़ा वगैरह चेंज करवाते हैं, और साथ ही उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट रखते हैं, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी एकदम सूख गई थी। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि सभी लोग जो बच गए थे अभी भी पूरी तरह खुश नहीं थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो दोस्त उनके साथ गए थे वो उन्हें बचा नहीं पाए। बट फिर भी वो धीरे धीरे खुद को एडजस्ट करने लगते हैं और हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।